जय जिनेंद्र। आज हम एनसीईआरटी 12th के रिवीजन टेस्ट पेपर को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, किस अर्थव्यवस्था में कीमत यंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत यंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कोई वस्तु है, उसकी कीमत का जो निर्धारण है, उसकी जो कीमत का निर्धारण है वो किसके आधार पर किया जाता है? कीमत यंत्र। कीमत यंत्र यानी वस्तु है, इसकी कीमत क्या होगी ये मांग और पूर्ति की शक्तियाँ निर्धारित करेंगी। ये मांग और पूर्ति की शक्तियों को ही हम क्या कहते हैं? कीमत यंत्र कहते हैं। तो किस अर्थव्यवस्था में कीमत यंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? तो पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है इसमें हर निर्णय जो है कीमत यंत्र के आधार पर लिए जाते हैं कि क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए। प्रत्येक निर्णय कीमत यंत्र के द्वारा लिया जाएगा। कैसे? जैसे कितना उत्पादन किया जाए या क्या उत्पादन किया जाए, तो जिसकी कीमत ज़्यादा है उस वस्तु का उत्पादन किया जाए। तो प्रत्येक निर्णय किसके आधार पर लिए जाते हैं? कीमत यंत्र के आधार पर। फिर है उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो उपभोक्ता का जो व्यवहार है उसका अध्ययन सूक्ष्म अर्थशास्त्र में किया जाता है। उपभोक्ता का व्यवहार का अर्थ है कि किसी वस्तु के उपभोग से उसे क्या उपयोगिता मिल रही है, ये क्या होगा? उपभोक्ता के व्यवहार में आएगा। वह अपनी उपयोगिता को कैसे अधिकतम कर सकता है, ये सभी बातें सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, क्योंकि ये अर्थव्यवस्था का एक छोटा सा भाग है। जो उपभोक्ता होता है वह संपूर्ण अर्थव्यवस्था का एक छोटा सा भाग होता है और सूक्ष्म अर्थशास्त्र में छोटे भागों का अध्ययन किया जाता है। इसलिए उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषता नहीं है। तो विक्रय एवं विपणन लागत पूर्ण प्रतियोगिता में नहीं आती। यदि मान लीजिए आप किसी वस्तु को बेच रहे हैं और उस वस्तु को बेचने के लिए आप विज्ञापन करते हैं, तो विज्ञापन के लिए जो आप एक्सपेंडिचर करेंगे उसको आप क्या करेंगे? वस्तु की कीमत में जोड़ देंगे। तो ये क्या होता है? अपूर्ण प्रतियोगिता में होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रय और विज्ञापन लागत नहीं होती है। फोर्थ क्वेश्चन है, बाजार में वस्तु की कीमत बिंदु पर निर्धारित होती है। तो किसी वस्तु की कीमत किस बिंदु पर निर्धारित होती है? जहाँ पर कि वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति दोनों बराबर हो जाती हैं। मान लीजिए कि आप किसी वस्तु को बाज़ार में लेने गए और बेचने वाले ने कहा कि ये वस्तु जो है हम 10 रुपये किलो में मान लेते हैं कि 10 रुपये किलो में। 10 रुपये को हटाइए, मान लीजिए कि आप किसी वस्तु को बाज़ार में लेने गए और आप क्रेता हैं, तो आपने कहा कि वस्तु 8 रुपये में दे दो, और विक्रेता क्या कहता है कि नहीं, ये वस्तु तो मैं 12 रुपये में दूंगा। अब आप थोड़ा सा बढ़कर क्या कहते हैं कि ठीक है, वस्तु को 10 रुपये में दे दो। अब विक्रेता भी 12 से थोड़ा सा घट गया और उसने कहा कि ठीक है 10 रुपये में वस्तु ले लो। यानी 10 रुपये में क्या है? वस्तु की जितनी डिमांड है, मतलब डिमांड और सप्लाई दोनों क्या है? बराबर है। तो किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण कहाँ होता है? जहाँ वस्तु की मांग और पूर्ति दोनों बराबर होती हैं। अगला है CX = 0 का अर्थ है कि पूर्ति की लोच है। CX = 0 का अर्थ है पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति। यानी किसी वस्तु की पूर्ति एकदम खड़ी हो। ये खड़ी लाइन क्या है? पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति। यानी आप कोई वस्तु की कीमत ये है, ठीक। अब यदि कीमत बढ़ गई, बढ़कर P1 हो गई, तब भी वह इतनी ही वस्तु को बेच रहा है। कीमत घटकर P0 हो गई, तब भी वह इतनी ही वस्तु को बेच रहा है। तो ये क्या है? पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति। CX = 0 का अर्थ है, 0 का अर्थ है कि इसमें कोई भी लोच नहीं है, पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति है। खाली स्थान को भरो। सभी क्रियाएं जो आय सृजित करती हैं, कौन सी क्रियाएं कहलाती हैं? आर्थिक क्रियाएं। यानी आर्थिक क्रियाएं जो होती हैं वह आय से संबंधित क्रियाएं होती हैं। उपभोक्ता का संतुलन
उपभोक्ता का संतुलन। सेकंड है उपभोक्ता का संतुलन की स्थिति है, यानी एक उपभोक्ता जो होता है वह संतुलन की स्थिति में कब होता है, जबकि ये उपभोक्ता जिस वस्तु का उपभोग कर रहा है उस वस्तु के उपभोग से उसे अधिकतम उपयोगिता प्राप्त हो, तो वो कैसा होगा, संतुलन में होगा। यानी यदि उपभोक्ता ने किसी वस्तु पर 10 रुपये व्यय किए हैं तो उसे 10 रुपये के बराबर क्या हो, उपयोगिता मिल जाए, अधिकतम उपयोगिता मिल जाए, तो वह संतुलन की स्थिति में होगा। अगला है सीमांत लागत केवल डैश लागत पर निर्भर करती हैं। सीमांत लागत जो है वो परिवर्तनशील लागत पर निर्भर करती हैं। क्यों निर्भर करती हैं? क्योंकि सीमांत लागत क्या है कि एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन में आने वाली लागत को हम क्या कहेंगे, सीमांत लागत। और जो एक मान लीजिए कि आपने 100 वस्तु 100 रुपये की बनाई और 100 वस्तुएँ आपने 100 रुपये की बनाई और 101 वस्तु आपने 102 रुपये की बनाई, तो 101वीं वस्तु की कीमत कितनी है, 2 रुपये। यानी सीमांत लागत क्या बताती है कि एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन में जो लागत आती है उसे हम क्या कहते हैं, सीमांत लागत। तो यह परिवर्तनशील लागतों पर निर्भर करती है, क्योंकि स्थिर लागत तो अल्पकाल में क्या होती हैं, स्थिर होती हैं। अगला है किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण किसके द्वारा होता है, तो किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण मांग और पूर्ति के वक्रों के द्वारा होता है। अभी हमने देखा था कि वस्तु क्रेता जो है 8 रुपये में खरीदने को तैयार था और विक्रेता जो है वो कितने में दे रहा था, 12 रुपये में। फिर क्रेता और विक्रेता दोनों क्या हुए, 10 रुपये पर एग्री हुए, यानी 10 रुपये पर डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर हुई। तो किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण कहाँ होता है, जहाँ मांग और पूर्ति वक्र जो हैं एक दूसरे को काटते हैं। डिमांड और सप्लाई कर्व जहाँ एक दूसरे को काटते हैं वहाँ वस्तु की कीमत का निर्धारण हो जाता है। फिर है जिस कीमत पर मांग और पूर्ति दोनों बराबर होती हैं उसे कौन सी कीमत कहते हैं। यानी ये आपका डिमांड कर्व हुआ और ये आपका सप्लाई कर्व हुआ, तो कीमत का निर्धारण यहाँ हुआ। इस कीमत को हम कौन सी कीमत कहेंगे, साम्य कीमत कहेंगे। सही जोड़ी बनाइए। पूर्ण प्रतियोगिता। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की ये विशेषता होती है कि इसमें जिस वस्तु का क्रय विक्रय होता है, उत्पादन होता है, वह सम यानी एक जैसी होती है। फिर है बाजार। बाजार वह स्थान होता है जहाँ की वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। फिर है व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है वह अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित होता है। जैसे व्यष्टि अर्थशास्त्र की मान्यता है कि यह दीर्घकाल में कोई भी नियम है वह दीर्घकाल में लागू होगा, लेकिन कीन्स कहते हैं कि ये अवास्तविक मान्यताएं हैं, क्योंकि दीर्घकाल में तो हम सब खत्म हो जाएंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र में कई नियम होते हैं, जैसे उपयोगिता का नियम होता है कि वस्तु का उपभोग निरंतर होना चाहिए, वस्तु की इकाई एक रूप होना चाहिए, तो ये सारी मान्यताएं क्या हैं, अवास्तविक हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र किस पर आधारित है, अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है। अगला है समष्टि अर्थशास्त्र। क्या है, तो योग करने की क्रिया। समष्टि अर्थशास्त्र बड़े अर्थव्यवस्था के बड़े भाग का अध्ययन करती है, यानी उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, राजस्व, सारी जो क्रियाएं हैं उनका जब हम योग कर लेते हैं एक साथ, तो उसका अध्ययन हम किस में करते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। अगला है कुल उपयोगिता। तो जो कुल उपयोगिता है वह सीमांत उपयोगिताओं का योग है। जैसे मान लीजिए कि आपने एक वस्तु का उत्पादन किया, तो एक वस्तु के उत्पादन में आपको सीमांत उपयोगिता, एक वस्तु का आपने उपभोग किया और एक वस्तु के उपभोग से आपको उपयोगिता कितनी मिली, 10। तो अभी आपने एक का ही उपयोग किया है तो कुल उपयोगिता कितनी होगी, 10। अगर आपने 2 वस्तुओं का उपभोग करा और दूसरी वस्तु से आपको उपयोगिता मिली 8, तो कुल उपयोगिता क्या कितनी हो जाएगी, 10 और 8 को हम जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 18। यानी कुल उपयोगिता क्या है, सीमांत उपयोगिताओं का योग होता है।
अगला है सत्य एवं असत्य बताइए। तो एकाधिकार बाजार में किसी नई फर्म का प्रवेश संभव नहीं होता। एकाधिकार फर्म वह फर्म होती है जो बाजार में अकेली होती है। अब इस बाजार में कोई नई फर्म जो है वो प्रवेश नहीं कर सकती है। तो यह कथन क्या है? सत्य है। पूंजीवाद और समाजवाद दोनों मिश्रित अर्थव्यवस्था में पाए जाते हैं। देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवाद में क्या होता है? प्रत्येक निर्णय पूंजीपति लेते हैं और समाजवाद में प्रत्येक निर्णय सरकार लेती है। जबकि मिश्रित अर्थव्यवस्था में कुछ निर्णय पूंजीपति लेते हैं और कुछ सरकार लेती है। यानी इसमें दोनों की ही विशेषताएं पाई जाती हैं। यह कथन क्या है? सत्य है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। तो यह कथन भी क्या है? सत्य है, क्योंकि व्यष्टि का अर्थ होता है व्यक्तिगत या छोटी इकाइयों का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। अगला है, यह नियम जो दीर्घकाल में लागू होता है उसे परिवर्तनशील अनुपात का नियम कहते हैं। यह असत्य है। देखिए, परिवर्तनशील अनुपात का नियम क्या कहता है कि यदि हम मान लीजिए उत्पादन कर रहे हैं तो हमने अन्य साधनों को स्थिर करा और हमने श्रमिक की मात्रा में परिवर्तन किया। ये कौन कहता है? परिवर्तनशील अनुपात का नियम। तो अल्पकाल में तो हम श्रमिक की मात्रा में परिवर्तन कर रहे हैं और कुछ साधनों को हमने क्या कर दिया? फिक्स्ड कर दिया, स्थिर रख दिया। लेकिन दीर्घकाल में क्या होगा? ये स्थिर साधन भी परिवर्तनशील हो जाएंगे। तब ये परिवर्तनशील अनुपात का नहीं बल्कि पैमाने के प्रतिफल का नियम लागू होता है। तो यह कथन असत्य है, क्योंकि यहाँ दीर्घकाल की जगह यदि अल्पकाल लिखा होता तो यह कथन सत्य हो जाता। फिर है सीमांत लागत वक्र अंग्रेजी के यू अक्षर के समान होते हैं। ये कथन सही है, क्योंकि जब हम पहले उत्पादन करते हैं तो पहले लागतें घटती हैं, फिर स्थिर हो जाती हैं और फिर अंत में बढ़ने लगती हैं। तो सीमांत लागत वक्र का आकार कैसा होता है? यू अक्षर के समान होता है। यह कथन सही है। अब इस पेपर के बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो आपको आगे के वीडियो में मिल जाएंगे, और लिखने के लिए आप पॉज करके यानी वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।